Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of July 2022. 5 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, जो लोग नए आए हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको कंटेंट पसंद आएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड कंटेंट अच्छा लगे तो 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है, ज़रूर करिएगा। साथ ही हमने यूपीएससी 2023 के लिए जो कोर्स स्टार्ट किया है, अनाउंस किया है अभी, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी आप उसमें। और कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी, कल 6 जुलाई है, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों को आज जो ब्रॉडकास्ट है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम है, उसमें आपको मैसेजेस और जो भी बुक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको हम भेज देंगे। तो शाम तक का वेट करिएगा, सो यू ऑल विल रिसीव द मैसेजेस एज वेल। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, यू कैन यूज़ दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डज संधारा टाइप ऑफ टेम्पल इन एंशिएंट इंडिया मीन्स। संधारा टाइप ऑफ टेम्पल एंशिएंट इंडिया में क्या मतलब रहता था इनका? ऑप्शंस आर ए, वन विदाउट द प्रदक्षिणा पथ, बी वन विद द प्रदक्षिणा पथ, सी वन विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होता है सांधारा टाइप। दूसरा सवाल है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स जो है इंडिया से यूनेस्को के द्वारा जिसमें लिस्ट बनाई जाती है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट इज कुटियाट्टम, सेकंड इज रामलीला, थर्ड इज कलबेलिया, फोर्थ इज मुडियट्टू। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से पार्ट हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का। ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन जो है वो है वचन साहित्य के रिगार्डिंग। सो विद रेफरेंस टू वचन साहित्य आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है, इट इज़ एज ओल्ड एज संगम लिटरेचर ऑफ तमिल। सेकेंड है, दिस फॉर्म ऑफ लिटरेचर कंसिस्ट मेनली ऑफ स्टोरीज ऑफ किंग्स इन द फॉर्म ऑफ प्योर प्रोज। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। अब एक एक करके मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे और थोड़ा सा जो भी आपने सीखा है, लर्न किया है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स अपने दीजिएगा और बताइएगा कितने आपने सही किए। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, सांधारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वन विद द प्रदक्षिणा पथ। ठीक है ना? देखो एनसीईआरटी जिन लोगों ने पढ़ी 11th क्लास के, आई एम सॉरी टू से, उसमें गलत लिखा हुआ है, उसमें उल्टा लिखा हुआ है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में उल्टा लिखा है। सांधारा का लिखा है विदाउट प्रदक्षिणा पथ और निरंधारा का लिखा है विद प्रदक्षिणा पथ। ठीक है ना? लेकिन याद रखिएगा, सांधारा टाइप में होता है प्रदक्षिणा पथ, निरंधारा में ना लिखा है ना, तो ना से नहीं, याद रखिएगा उसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। और तीसरा होता है सर्वतोभद्रा। याद रखिएगा, सर्वतोभद्रा का मतलब होता है विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो एनसीईआरटी में वो चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग कि सांधारा मतलब विद द प्रदक्षिणा पथ, निरंधारा मतलब विदाउट प्रदक्षिणा पथ, एंड थर्ड सर्वतोभद्रा यानी कि विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है ना? ये करेक्शन आप कर लीजिएगा 11th क्लास के एनसीईआरटी में। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। इसमें देखो ये चारों ही आप सबको पता है कि ये कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। एक बार मैं आपको सारे एलिमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या है। तो जैसे ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग हो गई, रामलीला हो गया आपका, जो कि हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में काफ़ी फेमस है, कुटियट्टम हो गया, संस्कृत थिएटर है, रम्मन है, रम्मन आपका है गढ़वाल हिमालयास का, सॉरी रम्मन है गढ़वाल हिमालयास का। देन आपका मुडियट्टू है, रिचुअल ऑफ केरला, मुडियट्टू याद रखिएगा, रिचुअल ऑफ केरला है। देन आपका कलबेलिया है, राजस्थान का कलबेलिया फोक सॉन्ग है राजस्थान का। छाऊ डांस है आपका। देन उसके बाद बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख हो गया। संकीर्तन, संकीर्तन आपका मणिपुर का है, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, रिचुअल सिंगिंग होती है संकीर्तना। फिर ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, बर्तन बनाते हैं ठठेराज ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन योगा हो गया, नौरोज हो गया, 2017-18 के आसपास कुंभ मेले को बनाया गया था, और दुर्गा पूजा 2021 में ऐड की गई थी। तो ये कुछ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आने वाली लिस्ट है, आई होप आप इसको याद रखेंगे। तीसरा मैंने आपसे पूछा था वचन साहित्य के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिखा है इट इज़ एन ओल्ड संगम लिटरेचर ऑफ तमिल, तो ये भी गलत है, संगम लिटरेचर का टाइम का है ही नहीं, ये लिंगायत के टाइम्स का है, तो याद रखिएगा ये नहीं है।
दूसरा है दिस फॉर्म ऑफ लिटरेचर कंसिस्ट मेनली ऑफ स्टोरीज ऑफ किंग्स इन द फॉर्म ऑफ प्योर प्रोज, तो ये भी गलत है। तो वचनाज का मतलब होता है विच इज सेड, है ना, ये प्रोज टेक्स्ट इंटेलिजिबल प्रोज टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, रेडली इंटेलिजिबल प्रोज टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं। और लिंगायत मूवमेंट के टाइम में ये फ्लरिश हुए थे वचन साहित्य, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिदमिक राइटिंग इन कन्नड़ा, याद रखिए कन्नड़ा में राइटिंग है ये, ठीक है ना। तो ये वचन साहित्य के रिगार्डिंग फैक्ट्स हो गए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, और आपको कुछ नया सीखने को मिला भी होगा, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाई ओनली अ फ्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर परफॉर्मिंग गुड इन द इंटरनेशनल रेटिंग्स। आपको बताना है कि क्यों भारत में कुछ ही ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनल रेटिंग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किस तरीके से हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का स्टेटस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू पीपल विल राइट द आंसर्स। कल मैंने देखा था कि बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखे गए, जैसे कि उसमें एक आई थिंक एक जागृति का आंसर था, मानसी का आंसर था, एंड इसके अलावा उसमें एक बहुत अच्छा मैंने इंट्रो पढ़ा था, नीतिका का आंसर, आई थिंक नीतिका चौहान वाज द पर्सन जिन्होंने अच्छा एक इंट्रो लिखा था जिसमें बैलेंस किया था उन्होंने बेगिंग के एक्ट को। देन हर्षिता त्यागी का आंसर वाज वेरी गुड, है ना। आई थिंक रोहिन सागर ने भी अटेम्प्ट किया है, सो दैट्स अ गुड स्टार्ट, है ना। तो आप लोग कीप राइटिंग द आंसर्स। अमनदीप कौर ने आंसर लिखा, तो कीप राइटिंग द आंसर्स। और ये नंबर्स जो बढ़ते जा रहे हैं ये दिखा रहा है कि आपकी सीरियसनेस आपके एग्जाम के लिए बढ़ती जा रही है ना। तो वेन एवर यू विल गेट सीरियस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन यू विल ट्राई टू टच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन, बी इट मेंस, बी इट ऑप्शनल, बी इट आंसर राइटिंग, है ना। तो कीप डूइंग दैट। आज का क्वेश्चन भी आप लोग लिखिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, है ना। इट्स अ गुड प्रैक्टिस एंड आपको मज़ा भी आ रहा होगा, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अपने फीडबैक भी दीजिएगा कैसा लगता है आपको आंसर लिख करके, दैट यू कैन डू। अब स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। जो पहली न्यूज़ हम देखेंगे वह है होटल्स कांट फोर्स कस्टमर्स टू पे सर्विस चार्जेस। अब सेंटर ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है एज पर द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आप सबको पता होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज करके एक बॉडी बनाई गई थी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसने कि कहा है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं दे कैन नॉट चार्ज सर्विस चार्जेस, दे कैन नॉट इंक्लूड सर्विस चार्जेस। उनके जो बिल रहते हैं उसमें वो सर्विस चार्जेस इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले भी नहीं करते थे लेकिन कई जगहों पे आप देखेंगे कि ये कर दिया जाता था, ऐड कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो लेकिन अब जो है ये क्लियर कट यहाँ पे गाइडलाइन आ चुकी है कि इसको नहीं किया जाएगा। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में आपको पता होगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो याद रखेगा ये कैसी बॉडी है, ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी है। एक्ट कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, उसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है, जिसके अंतर्गत आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। ऑब्वियसली इसका काम यही रहेगा कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना। तो इसने क्लियर कट गाइडलाइन दी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, होटल्स हैं, ये दे कैन नॉट ऐड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट, है ना, टू द फूड बिल। तो वो ऑटोमेटिकली या फिर बाय डिफॉल्ट सर्विस चार्ज ऐड नहीं करेंगे, गाइडलाइंस ने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा सीसीपीए ने यह भी कहा है कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि होटल या रेस्टोरेंट वायलेट कर रहे हैं इन गाइडलाइंस को, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू रिमूव द सर्विस चार्ज इन द बिल अकाउंट। अगर वो नहीं रिमूव करते हैं या फिर सपोज करो कंज्यूमर चाहे तो लॉन्च कर सकता है कंप्लेंट विद द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाकर के कंप्लेंट भी कर सकता है। साथ ही कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड विद द कंज्यूमर कमीशन एज वेल, कंज्यूमर कमीशन में भी जाकर कंप्लेंट कर सकता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर के भी कंप्लेंट कर सकता है रिगार्डिंग दीज इवेंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाइडलाइंस ने ये भी कहा कि जो कंपोनेंट ऑफ सर्विस है वो ऑलरेडी उनके बिल में इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिल जो रह रहा है, इतना ज़्यादा जो वो चार्ज कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं तो वो सर्विस चार्ज ही है एक तरीके से, तो इसलिए अलग से वो चार्ज नहीं ले सकते। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेड क्लियर बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगली जो न्यूज़ है, देखो मैं जो पढ़ूंगा अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखेंगे वो है सेंटर स्टॉप्स वर्क ऑन द राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अब राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है उस पर सेंटर ने काम रोक दिया है। सेंटर स्टॉप्स द वर्क ऑन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। साथ ही उसने राजस्थान को भी कहा कि देखो अब ये राजस्थान कैनाल का सपना जो है उसको अभी मत देखो। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं ERCP, राजस्थान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। ERCP याद रखिएगा, है ना।
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे देखो राजस्थान का अगर मैं टोटल थोड़ा आपको जियोग्राफी बताऊँ वाटर बेसिन के बेसिस पे, तो वहाँ पे लगभग 15 रिवर बेसिन्स हैं, है ना। 15 रिवर बेसिन्स आर देयर, है ना। पूरे राजस्थान के सरफेस वाटर को अगर हम डिवाइड करें तो 15 रिवर बेसिन्स हैं, ठीक है ना। अब उसमें से चंबल एंड माही बेसिन जो है ना, वहाँ पे सरप्लस वाटर रहता है। चंबल एंड माही बेसिन में सरप्लस वाटर रहता है। चंबल बेसिन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज एंड चाकन, ये सब बेसिन्स आते हैं। चंबल बेसिन के अंतर्गत कुछ सब बेसिन्स आते हैं जिसमें कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज एंड चाकन आते हैं, है ना। इनके पास सरप्लस वाटर रहता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा कुछ बेसिन, कुछ ऐसे रिवर सब बेसिन्स हैं जैसे बनास हो गया, बाणगंगा हो गया, गंभीरी हो गया, पार्वती हो गया, ये डेफिसिट में होते हैं। ये सब बेसिन्स डेफिसिट में है। याद रखिए कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज और चाकन जो है वो सरप्लस में है, और जो सब बेसिन्स हैं बनास, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, ये डेफिसिट में है। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो था, ईआरसीपी जो था, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसने ये प्लान किया था कि भैया जो सरप्लस वाले हैं राजस्थान की, जो सदर्न राजस्थान की रिवर्स है सरप्लस वाली, वहाँ से जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान की डेफिसिट बेसिन है वहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्या है? सरप्लस वाटर ऑफ सदर्न राजस्थान रिवर्स टू बी ट्रांसफर टू द डेफिसिट बेसिन्स ऑफ साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है ना। तो सदर्न राजस्थान से साउथ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ वाटर ट्रांसफर करना था फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट रिवर बेसिन्स, ठीक है ना। अब आपका जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सब जो सरप्लस वाटर था वो कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध और मेज जो सरप्लस वाले थे वहां से ट्रांसफर होना था कहाँ पे? बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एंड पार्वती रिवर्स में, ठीक है ना। तो इन रिवर्स में ट्रांसफर होना था। ईआरसीपी प्लान किया गया है टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान। तो जो साउथ एंड सदर्न ईस्टर्न राजस्थान है जिसमें झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सब रीजन्स आते हैं। वहाँ पे वाटर की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट था ये प्रोजेक्ट, ठीक है ना। एंड इसको अब सेंटर ने कहा कि नहीं भैया अब आप मत करो इसको, और दैट इज़ द थिंग। और यहीं पे राजस्थान इसके लिए नेशनल स्टेटस का हिस्सा मांग रहा है, वो मांग रहा है नेशनल स्टेटस मांग रहा है कि भाई इसको नेशनल स्टेटस दो और इसमें फिर आप इन्वेस्ट करो, 90-10 के रेशियो से आप पैसा भी दो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। अब देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ता है। अगला है ध्यान मंदिर टू बी बिल्ट एट अल्लूरी बर्थ प्लेस। अल्लूरी सीताराम राजू जी का नाम आपको पता होगा। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कल मैंने आपको रंपर रेवेलियन जब पढ़ाया था तब बताया था। आज तो मतलब मजा आ जाएगा आपको इस न्यूज आर्टिकल में। आंध्र प्रदेश के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, है ना, अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्यान मंदिर की। तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भैया एक ध्यान मंदिर बनाया जाएगा मोगल्लू में, है ना। कहां पे बनाया जाएगा? ध्यान मंदिर विल बी बिल्ट एट मोगल्लू विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां पे ध्यान मंदिर बनाया जाएगा मोगल्लू में, ठीक है ना। अब अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में तो आप सबको पता है, मैंने कल ही बताया था कि वो वैसे वो छत्री क्लैन से बिलोंग करते थे। ही वॉज नॉट ट्राइबल, बट लेकिन फिर भी ट्राइबल अपराइजिंग में काफ़ी बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। ट्राइबल्स की तरफ से वो फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स से भी लड़े। अल्लूरी सीताराम राजू इनके जितने भी अटैक्स थे गुरिल्ला वॉरफेयर फॉलो करते थे। इसको रंपा रेबेलियन के नाम से जाना जाता है ना, याद रखिएगा। इनको मान्यम भी कहा जाता है, मान्यम वीरुदु भी कहा जाता है, मान्यम वीरुदु, याद रखिएगा, मान्यम वीरुदु भी इनको कहा जाता है। 125th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखें। दूसरा 1922 में ही तो रंपा रेबेलियन हुआ था, तो रंपा रेबेलियन के 100 साल हो गए हैं ना, और इनके 125 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्लूरी सीताराम राजू जी, क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर अल्लूरी सीताराम राजू जी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है सपोज करो, तो आंध्र प्रदेश की किसी दूसरी हस्ती पे क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी ऐसे ही तो करता है। तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग हैं यहाँ से आंध्र प्रदेश से, उनके बारे में बता दूं। तो अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले है पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया का नाम रखना। ही इज ए स्टॉन्च वर्शिपर ऑफ महात्मा गांधी, वॉज नोन एज डायमंड वेंकैया। इनको डायमंड वेंकैया भी कहा जाता था फॉर इज नॉलेज ऑन डायमंड माइंस। इनका नॉलेज डायमंड माइंस से बहुत ज्यादा था। ही डिड रिसर्च ऑन कॉटन फार्मिंग एंड ही डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन भी इन्होंने किया था, कॉटन फार्मिंग के ऊपर रिसर्च भी इन्होंने की थी। ग्रेट फ्रीडम फाइटर हु फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, पिंगाली वेंकैया।
फिर कन्नेगंती हनुमंथु, याद रखिएगा, कन्नेगंती हनुमंथु जो थे, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर हु रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड स्पीयर हेडेड द पलनाडु रेबेलियन अगेंस्ट टैक्स। तो पलनाडु रेबेलियन था टैक्स के अगेंस्ट, वो उन्होंने स्टार्ट किया था। कन्नेगंटी हनुमंथु, याद रखिएगा, एंड ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने पलनाडु रेबेलियन टैक्सेशन के खिलाफ किया था। और ब्रिटिश जनरल था रदरफोर्ड जिसने कि उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, याद रखिएगा। एंड पलनाडु आपका गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसलिए पलनाडु रेबेलियन बोलते हैं इसको। एंड ही वॉज अ लोकल पीजेंट लीडर थे। उन्होंने टैक्सेस पे करने से मना कर दिया था, बोला था कि भाई हम टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, हम खाएंगे क्या अगर सारा टैक्स पे कर देंगे तो, ठीक है ना। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है पोत्ती श्रीरामुलु, इनका नाम आपको पता होगा। एंड जब आज़ादी के बाद जो 1953 के टाइम पे पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो आंध्र प्रदेश ही था, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ श्री रामुलु जी। और आई थिंक 53 दिनों का फास्ट इन्होंने किया था, जिसके बाद इनकी फिर हालत ख़राब हो गई थी और उसके बाद इनकी डेथ हुई थी, है ना। तो ही वॉज देयर एंड ही वॉज अ सेल्फलेस इंडिविजुअल, ही सर्व्ड द दलित कम्युनिटी विद ग्रेट डेडिकेशन। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। एंड ही कैरिड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी अक्रॉस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इनका काफ़ी बड़ा रोल है आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन में स्पेशली। और इसके बाद जो एक लहर पूरे इंडिया में चली थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है, वो इनके कारण ही चला था। और 1953 के बाद फजल अली कमीशन और ये सब जो हम पढ़ते हैं, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ श्री रामुलु जी। तो ये आप याद रख सकते हैं, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसके बाद कंदुकूरी वीर सलिंगम पंटुलू। तो वीर सलिंगम पंटुलू को फादर ऑफ इंडियन रिनासा मूवमेंट भी कहते हैं। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ रिनासा मूवमेंट इन तेलुगु, सॉरी इंडियन रिनासा नहीं, सॉरी इज नॉट फादर ऑफ इंडियन रिनासा, वो तो राजा राम मोहन रॉय है। फादर ऑफ रिनासा मूवमेंट इन तेलुगु, याद रखिएगा, फादर ऑफ रिनासा मूवमेंट इन तेलुगु कंदुकूरी वीर सलिंगम पंटुलू, याद रखिएगा। एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज एक्चुअली द फादर ऑफ इंडियन रिनासा, लेकिन रिनासा मूवमेंट इन तेलुगु में वीर सलिंगम पंटुलू, आप याद रखिएगा। एंड एक्टिव सोशल रिफॉर्मर थे। ही फॉट अगेंस्ट द इल प्रैक्टिसेस इन आंध्र प्रदेश एंड ही पब्लिश्ड विवेक वर्धिनी एंड सत्यहित बोधिनी मैगजीन। तो विवेक वर्धिनी और सत्यहित बोधिनी दो मैगजीन्स थे जो कि ये निकालते थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका रोल भी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने समझा, अच्छा लगा होगा आपको। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। अ केओटिक वर्ड द पेरिल्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। अब यहाँ पे ऑथर ने इस आर्टिकल में जो सबसे पहले डिस्कस किया है वो ये किया है कि देखो, एक तरफ से वर्ड में बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म का ज़माना है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि दो कंट्रीज अगर एक दूसरे के साथ मिल करके डील करेंगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, रादर देन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को एक साथ मिल करके काम करना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीलेटरलिज्म मतलब मल्टीपल आपको रिलेशंस बनाने, मल्टीपल रिलेशंस। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुपिंग्स फेमस होते जा रहे हैं, जैसे ग्रुपिंग्स फॉर एग्जांपल ब्रिक्स काफ़ी फेमस होता जा रहा है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि आपका G7 है ग्रुपिंग, G20 काफ़ी फेमस है। तो ये ग्रुपिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो वर्ड है ना, ये मल्टीलेटरलिज्म दिख जरूर रहा है, लेकिन वहीं पे जो कंट्रीज हैं वो ज़रूर प्रोटेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी लेकर के चल रही हैं। दूसरा, जैसे ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले ब्रिक्स का एग्जाम्पल देखें। अगर आप ब्रिक्स का देखें तो यहाँ पे चाइना डोमिनेटेड है ब्रिक्स अभी समय। चाइना डोमिनेटेड कैसे? ब्रिक्स का अगर आप समिट भी देखें तो ब्रिक्स को चाइना केवल और केवल क्या बनाना चाहता है? BRI का एक्सटेंशन बनाना चाहता है। चाइना ब्रिक्स को BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सटेंशन बनाना चाहता है और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, चाइना अगर देखें आप तो वो साउथ अफ्रीका को पूरा कैप्चर कर रहा है। श्रीलंका को उसने कैप्चर कर ही लिया था, अब साउथ अफ्रीका को उसने कैप्चर कर लिया। रशिया भी उसके अंतर्गत आ चुका है। रशिया भी काफ़ी ज़्यादा, अभी रशिया अफोर्ड भी नहीं कर सकता चाइना से दुश्मनी लेना। तो ये काफ़ी एक रीजंस हैं जो कि दिखाते हैं कि देखो, नाम मल्टीलेटरलिज्म का हो रहा है लेकिन चाइना क्या कर रहा है? किसी का और का भला नहीं कर रहा है, चाइना सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। दूसरा जो ग्रुप है यहाँ पे ऑथर ने जिसका नाम लिया हुआ है G7 ग्रुपिंग। अगर आप G7 ग्रुपिंग का देखो इस समय, तो G7 ग्रुपिंग में केवल प्राइम मिनिस्टर इस बार नरेंद्र मोदी थे। G7 का हिस्सा नहीं है इंडिया, लेकिन नरेंद्र मोदी
मोदी जी को इस बार इन्वाइट किया गया था, तो केवल वही थे जो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब की बात कर रहे थे। बाकी सारी कंट्री यूक्रेन और रशिया यानी कि यूरोपियन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर G7 जो है वो भी नाम की जरूर मल्टीलेटरलिज्म है, लेकिन G7 में केवल यूएस और या ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप इनका ही देखता है, जो उनके मेंबर कंट्रीज है, अदरवाइज बाकियों का नहीं देखता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑथर ने वही कहा कि 2001 में जब ब्रिक्स का नाम सुझाया था, किसने सुझाया था, तो गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील ने 2001 में ये ब्रिक्स का नॉमेनक्लेचर दिया था। तो उन्होंने ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, तब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा ऐसा सोचा भी नहीं था। इसको एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उन्होंने बोला था कि ये ब्रिक्स जो रहेगा ये 2050 तक बेसिकली इकोनॉमिकली वर्ल्ड को रूल करेंगे, बट ये चाइना की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि मल्टीलेटरलिज्म तो दिखता है ना, ये ग्रुपिंग्स के ये सारे जो वो हैं, ऐसा है नहीं सिस्टम, है ना। सिस्टम देखोगे तो कुछ और ही सिस्टम चल रहा है। ऑथर ने तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है यहाँ पे यूएई का, कि देखो इंडिया ने वहीं पे जो यूएई के साथ है, तो यूएई के साथ 2 घंटे की मीटिंग में इंडिया ने ज़्यादा अचीव कर लिया दैन 3 डेज समिट ऑफ G7 और ब्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो बायलेटरल का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। अगर हम यूएई जैसी कंट्री के साथ इतना डील कर रहे हैं, या बहुत जगह पे हमने देखा है, जैसे श्रीलंका की मदद किसने की, श्रीलंका की मदद किसी ग्रुप ने नहीं की, इंडिया ने की मेजरली। अगर आप देखें अभी भी इंडिया मदद करता जा रहा है, और वहीं पर श्रीलंका जहाँ चाइना से इतना लोन लेकर के पूरा पागल होता जा रहा है श्रीलंका इस समय, वहाँ पे केवल इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जिसने उसकी मदद की। तो यहाँ पे बायलेटरल का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो ऑथर ने वही कहा कि मल्टीलेटरल आप जरूर देखें, लेकिन उसके ऊपर उसको पेनेशिया ना माने कि मल्टीलेटरल ग्रुपिंग का आप हिस्सा बन गए तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसा इस समय स्वीडन और फिनलैंड भी सोच रहे हैं कि भैया नेटो का हिस्सा बन जाए तो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, तो उनके ऊपर भरोसा मत करना, वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बताया कि देखो इंडिया आज़ादी के अमृत महोत्सव में है, 75th एनिवर्सरी है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, यानी कि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, जिसमें 35.5% स्टंटिंग आपको दिखेगी, 67.1% अनीमिक बच्चे आपको दिखेंगे, जो कि 68.2% अंडर 5 मोर्टेलिटी को कॉज करते हैं। तो स्टंटिंग हो गई, वेस्टिंग हो गई, मेल न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी भी बचे हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। कंट्री लाइक इंडिया जो कितनी ज़्यादा फास्ट पेस से डेवलप कर रही है, वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स अब नहीं होनी चाहिए, है ना। 75 साल हो गए हैं भाई, तुम कम समय नहीं होता आज़ादी के बाद का। तो ये सारे क्या कारण है, कि कारण ये है कि पुअर न्यूट्रिशन नहीं है, और न केवल देखो ये सिर्फ पॉवर्टी के कारण नहीं होता। पॉवर्टी हाँ एक रीज़न होता है, पॉवर्टी ज़रूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी रीज़न नहीं होता कि न्यूट्रिशन आपका ख़राब है। कई लोग बहुत रिच होते हैं, कई लोग के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो भी न्यूट्रिशनली पुअर रहते हैं। बैलेंस डाइट का ना लेना, नॉलेज का ना होना कि भाई किस तरीके की चीज़ें लेनी है, ये सारी चीज़ें, वो कई रीजंस हैं जिस कारण से लोगों के अंदर मेल न्यूट्रिशन या इस तरह की अंडर नरिशमेंट हो सकता है। और आपकी डाइट अगर सही नहीं है, अगर आप सही चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको क्रॉनिक डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, और आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है, जिसमें हार्ट अटैक, इस्कीमिया, और ये आपका क्या क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग कार्डियक अरेस्ट आपने सुना होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस जो आप खाते पीते हैं ना, उन कारणों से होती है। अब अच्छी चीज़ ये है, ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली इसको टैकल करने में लगा हुआ है, जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आप देखें, पोषण अभियान देखें, पोषण 2.0 देखें, है ना। ये सारे होलिस्टिक मिशन हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में मेल न्यूट्रिशन किसी तरीके से रोका जा सके, किया जा सके। बच्चे, विमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 टारगेट ग्रुप्स हैं। महिलाओं को देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डाइट की, बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है यहाँ पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो है जो रिप्रोडक्शन, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा ये सारी, उनमें बहुत प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी हेल्थ और उनसे जो प्रोजेनी जो उनके बच्चे हैं उनकी भी हेल्थ प्रॉपर रहे, ठीक है ना। इसलिए विमेन को बहुत आवश्यकता है कि वो प्रॉपर फ्रूट्स, प्रॉपर बैलेंस
बैलेंस डाइट लेकर के चलें। देन उसके बाद चिल्ड्रन, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है बच्चों की, यानी कि अंडर 5 एटलीस्ट 5 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे प्रॉपर डाइट लें। फिर एडोलसेंट गर्ल्स, क्योंकि जब प्यूबर्टी की स्टार्ट होती है ना, और आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ फेज जहाँ पे काफ़ी ब्लड लॉस और ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे में जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको भी चाहिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट लें, अदरवाइज दे बिकम प्रोन टू एनीमिया एंड ऑल, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऑथर ने यहाँ पे बात की है। अब ऑथर ने देखो बोला है कि 2000 जो NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 देखें 2015-16 का, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 देखें 2019 से 21 का। तो ऑथर ने कहा इन दोनों के डेटा को अगर आप कंपेयर करें तो 4-5 साल के टाइम में गवर्नमेंट ने जो ग्रोथ अचीव की है, मतलब कि जो पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, तो जो ग्रोथ उसमें गवर्नमेंट ने अचीव की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी है, उसमें क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो एंटीनेटल सर्विस अटेंडेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वुमेन जिनका खाता खुला हो, सेविंग बैंक अकाउंट खुला, वो 63% से बढ़ करके 78% हो गया है। वुमेन जिनके पास मोबाइल फोन है उनका नंबर 45.9% से बढ़कर के 54% हो गया है। विमेन मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, ये 26% से घट करके 23.3% हो गया है। विमेन विद 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 35.7% से बढ़कर के 41% हो गया है। एंड विमेन जिनके पास एक्सेस टू क्लीन फ्यूल है उनका नंबर 43.8% से बढ़कर के 68.6% हो चुका है। तो अगर आप ये देखें डेटा में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट देखने को मिला है गवर्नमेंट ने जो पिछले 4 साल में अचीव किया है। लेकिन वहीं पे कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखें कि इंटरवेंशन प्री कंजम्पशन जो न्यूट्रिशन होता है, मैटरनल न्यूट्रिशन जो होता है, अप्रोप्रिएट इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग जो रहती है वो अभी भी मतलब इफेक्टिवली एड्रेस नहीं की गई है। मतलब कि न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो है, साथ ही साथ जो बच्चों के लिए फीडिंग वो है, ये सारी चीज़ें भी एड्रेस नहीं की गई हैं। और इनफैक्ट जो 6 महीने तक फर्स्ट जो 6 मंथ होता है उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो उसका भी नंबर अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है ना। इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, माँ इनिशिएटिव है, आपने देखा होगा, ममत्व अभियान है, कितने सारे इनिशिएटिव चलते हैं, है ना, मातृत्व मिशन है, लेकिन उसके बावजूद जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इफेक्टिव, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अभी भी उसका आपका कम नंबर देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि इसको भी इंप्रूव करना है, अवेयरनेस फैलानी होगी और महिलाओं को इसके प्रति जागरूक करना होगा कि एक्चुअली जो बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है, उनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है वो माँ के जो फर्स्ट 6 मंथ का दूध होता है, जो माँ का जो दूध होता है ब्रेस्ट डायरेक्टली ब्रेस्ट फेड जो मिल्क होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और लोगों को जानना भी ज़रूरी है ना। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि 1-2 महीने बाद ही उनको फिर बॉटल का दूध और ये सब देना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ हाईली रॉन्ग फॉर दैट चाइल्ड, और फिर बाद में उसका जो बच्चे का पूरा जो इंटरनल सिस्टम है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम, वो वीक हो जाता है, फिर बाद में अलग अलग बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें, है ना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अगर हम देखेंगे तो उसमें कंफर्म है कि एक गैप है जो कि न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस में देखने को मिल रहा है। तो अब डायरेक्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत है जहां पे हम डायरेक्टली जा करके बताएं कि भैया 6 महीने तक तो उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग EBF आपको प्रोवाइड करना है ना। उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी आप जब उसको सॉलिड फूड या दूसरा जब फूड आइटम देना शुरू करो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि क्या देना है। तो ये सारे जो है ये नॉलेज, ये अवेयरनेस प्रोवाइड करानी चाहिए, अदरवाइज बच्चों के अंदर वो न्यूट्रिशन की कमी रहेगी। तीसरा जो मेन एम यहाँ पे नहीं लिखा है वो है हिडन हंगर वाला पार्ट नहीं लिखा था, तो मैं एक बार और ऐड करना चाहूँगा। हिडन हंगर मतलब कि आपका पेट तो भरा हुआ है लेकिन जो शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे जिंक चाहिए, सपोज करो आपकी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, Na चाहिए, सब चाहिए, ये बॉडी में कम अगर हो गया आपका तो फिर ये भी आपका एक हिडन हंगर के फॉर्म में जनरेट होता है। तो हिडन हंगर की समस्या जो है उसको भी दूर करना है और वो भी इसी डायरेक्ट इंटरवेंशन के थ्रू सॉल्व हो सकती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ द थर्ड एडिटोरियल इज द प्रॉब्लम विद आवर यूनिवर्सिटी विजन। देखो आज एडिटोरियल सारे ही अच्छे थे तो आज डिस्कस करने होंगे हमको चारों।
जब नहीं रहते तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जब रहते हैं तो फिर मैं ऐसा नहीं कि आपको छोड़ूंगा, है ना, वो आप करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि यार क्यों बता रहे हैं सर सारे एडिटोरियल, तो आप सुन लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहला ऑथर ने यहाँ पे रेटिंग्स बताई जो इंटरनेशनल रेटिंग्स है, इसी के ऊपर आज क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है। इंटरनेशनल रेटिंग अगर आप देखें, QS की रेटिंग देखिए आप, है ना, ये टाइम्स की रेटिंग देखिए, ये सब। तो यहाँ पे बहुत कम ही इंस्टीट्यूट्स ऐसे जो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स टॉप 500 टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में आते हैं या टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, ना। तो इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न जो ऑथर ने दिया है वो दिया है कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने क्या किया है, जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमने एक डिवाइड कर दिया है। डिवाइड कैसे कि कुछ तो हमने एलिट इंस्टीट्यूशंस बना दिए, जैसे IITs हो गए, हमने दिमाग में बैठा लिया IITs अच्छे हैं, IIMs अच्छे हैं, कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, वहीं पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अब ऑथर ने कहा कि ये जो आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपके दिमाग में जो बने हुए हैं, इनको तो आप भरपूर पैसा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हो आप, है ना, लेकिन वहीं पे जो कुछ इंस्टीट्यूट्स आपके इधर के हैं, यानी कि जो आपके कहना चाहिए जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप उनको इतना नहीं दे रहे हो। तो ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है विद द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उस कारण से वो देखो फाइनेंस जब तक नहीं रहेगा किसी यूनिवर्सिटी के पास, तब तक ना वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, ना वो अच्छे टीचर्स हायर कर सकती है, ना वो अच्छा करिकुलम डिज़ाइन कर सकती है, ना वो अच्छी लाइब्रेरीज डिज़ाइन कर सकती है, ना वो अच्छी लैब्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ना वो अच्छा कहना चाहिए टेम्परामेंट बना सकते हैं। तो ये सारे रीजंस ही तो हैं कि रेटिंग अच्छी नहीं है। अगर आप देखें जिन कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशंस अच्छी रेटिंग में हैं, उन सब में कितना खर्चा होता है, उसका 100th पार्ट भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने बजट एलोकेशन में ही एजुकेशन को बहुत कम पार्ट दे रहे हैं, जितना डिजायर्ड है उससे उसका आधा दे रहे हैं। तो ऑथर ने वही कहा कि यही सारे रीजंस हैं कि क्यों हमारे इंस्टीट्यूशंस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कुल मिला के ऑथर का ये कहना है कि जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप उनको फाइनेंस से बिल्कुल स्केयर्स रखोगे, उनको पैसे नहीं दोगे, तो अपने से वो नहीं कर पाएंगी। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा जो ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छा रीज़न बताया वो कि NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें एक विजन ये डाल दिया गया कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, है ना, यानी कि उसमें मल्टीपल डिसिप्लिन पढ़ाए जाएंगे। अब आप ये सोचो, यहाँ पे ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या ऐसे अलग अलग, उनकी रेटिंग इंटरनेशनल रेटिंग्स में घटी है, बढ़ी नहीं है। दे हैव डिक्रीज्ड इन द रेटिंग। एंड वहीं पे जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि IIT हो गया, IISc हो गया, इनकी रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। तो ऑथर ने कहा कि इस वाले जो पॉइंट है इसको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही सोच रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने का। हाँ, एक बैलेंस होता, अगर एक मिक्स होता कि भाई एक मिक्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जिसमें कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगी, कुछ सिंगल डिसिप्लिनरी रहेगी, तो वो बेटर होता है ना। तो ये चीज़ हमको सोचने की ज़रूरत है। तो ऑथर ने ये सजेशन भी दिया है कि इसको आप रीथिंक करिएगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फिनेंसेस, ऑटोनॉमी, ये सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरफेयर करते रहेंगे करिकुलम के साथ, अगर आप उनको फिनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देंगे, फिजिकल सपोर्ट नहीं देंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ हमारी कभी भी compete नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब अगला एडिटोरियल जो है राइट इंटेंट कंफ्यूजिंग कंटेंट, ये ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के रिगार्डिंग है। अब ड्राफ्ट जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के हैं, जिनको रिसेंटली पब्लिक कमेंट के लिए रिलीज किया है मिनिस्ट्री ने, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने, तो उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन उसमें एक नया ई वेस्ट मार्केट का फीचर ऐड किया जा रहा है, जिसमें ऑब्वियसली जैसे कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे ई वेस्ट रिसाइकलिंग और ये सब के क्रेडिट्स रहेंगे, इनका पूरा एक मार्केट रहेगा, ठीक है ना। और इसमें ये कहा गया, ड्राफ्ट रूल्स कहते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ ई गुड्स, जो ई गुड्स के प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल हैव टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 60% ऑफ देयर प्रोड्यूस्ड ई वेस्ट इज रिसाइकल्ड बाय 2023। तो जितना वो ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं 2023 तक, कम से कम उसका 60% उनको रिसाइकल कर लेना है, ठीक है ना। तो ये ई वेस्ट रूल्स में एक प्रोविजन ये भी है, ड्राफ्ट रूल्स में ये भी एक चीज है। अब ऑथर ने कहा कि देखो अभी तक जो था वो कलेक्शन के ऊपर फोकस था, है ना। अभी तक जो फोकस था ई वेस्ट रूल्स में अगर हम देखें तो कलेक्शन ऑफ द वेस्ट के ऊपर था कि भैया ये ड्राई वेस्ट को वेट वेस्ट से अलग करो, है ना,
और कलेक्शन एट सोर्स करो, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें थी। अब जो है फोकस वो रिसाइकलिंग के ऊपर जाता जा रहा है ना। तो जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो है ये प्रपोजल थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। यहाँ पे ऑथर ने कहा है थोड़ा सा ये अनरियलिस्टिक है। क्यों? सबसे पहला ऑथर ने कहा कि लार्ज स्केल रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट इज अभी भी इंडिया में इन्फेंसी स्टेज पे, मतलब कि बहुत इन्फेंट स्टेज पे अगर हम देखें ई वेस्ट का रिसाइकलिंग, हम उसका अभी डिकम्पोजिशन या वही प्रॉपर नहीं समझ पाए हैं, तो ये रिसाइकलिंग तो दूर की बात है। तो रिसाइकलिंग अभी भी बहुत इन्फेंट स्टेज पे है। देखो कैसे रिसाइकल आप करोगे, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करोगे, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है जो अभी भी अनआंसर्ड हैं। अनसेफ टेक्नोलॉजी से अगर आप रिसाइकल करने जाओगे तो उससे ज्यादा नुकसान होगा रादर देन फायदा, है ना। कमर्शियल वायबिलिटी कितनी है, तो ये जो टारगेट अचानक से आपने रख दिया कि 60% ई वेस्ट आपको जो जनरेट आप करेंगे 2022-23 में उसको आप उसको रिसाइकल कर देंगे, तो ये काफी ऑप्टिमिस्टिक दिखता है। दूसरा ऑथर ने कहा है कि अगर रेगुलेटरी टारगेट्स मतलब इस तरीके का रिसाइकलिंग मार्केट क्रिएट कर पाते हैं, मान लो सपोज करो एक रिसाइकलिंग मार्केट क्रिएट होता है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका क्या होगा, व्हाट रोल दे विल प्ले। अभी भी बहुत सारे डिसमेंटलर्स हैं, अभी भी बहुत सारे, तो डिसमेंटलर्स क्या करेंगे अगर सारा प्रोडक्ट रिसाइकल हो जाएगा, तो डिसमेंटलर्स क्या करेंगे। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो प्रेजेंटली जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा आपका सिस्टम बना हुआ है, उसका क्या होगा, हाउ विल इट बी वर्किंग दैट देन, एंड क्या 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 कौन कौन से एंटिटीज है जो ईपीआर फ्रेमवर्क के अंदर आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी। तीसरा जो इसमें है कि इनफॉर्मल सेक्टर अकाउंट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ई वेस्ट। अगर आप देखें तो फॉर्मल से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में ई वेस्ट होता है, और जितने भी ई वेस्ट के डिबेट्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर के लिए होते हैं। तो इनफॉर्मल सिस्टम को आप किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे, इनफॉर्मल सिस्टम का जो ई वेस्ट है उसको कैसे मॉनिटर करोगे, कैसे उसके ऊपर ट्रैक करोगे, कैसे उसको मेजर करोगे, ये सारा किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करोगे, सारे बड़े क्वेश्चन है जो कि अभी भी बने हुए हैं। लास्ट जो ऑथर ने बोला है कि एक और इंपॉर्टेंट चेंज किया जा रहा है, स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का काम करेगा, ठीक है ना। स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी के पास पावर है डिसाइड करने का प्रोडक्ट वाइज कन्वर्जन फैक्टर, है ना। तो प्रोडक्ट वाइज कन्वर्जन फैक्टर डिटरमाइन करने का पावर स्टीयरिंग कमेटी के पास है, ठीक है ना, जो कि रिसाइकलिंग के लिए, रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। अब देखो दिक्कत क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आपने बना तो लिया, लेकिन इस मैकेनिज्म में आपने चेयरमैन किसको बना दिया, सीपीसीबी के चेयरपर्सन को, है ना। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके चेयरपर्सन को आपने चेयरपर्सन बना दिया, ठीक है। लेकिन आपने वहीं पे जो एकेडमिया से लोग थे, साइंस के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनको आपने अप्रोप्रिएट समझे ही नहीं। स्टीयरिंग कमेटी में आप उनके स्टेक होल्डर्स को मेंबर बना सकते थे, है ना, दैट कुड हैव बीन डन, बट आपने वो नहीं किया। तो ये जो पोल्यूटर पे वाला प्रिंसिपल है, इसको सही तरीके से आप इंप्लीमेंट अगर करना चाहते हो तो चीज़ें आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी और कंटेंट आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, है ना। हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब अगला देखें, इन्फोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। तो ज़्यादा तो इसमें नहीं, प्लास्टिक बैन के ऊपर काफ़ी डिटेल हमने बात की है। बस याद रखिएगा जो 21 आइटम बैन जिस पे लगाया गया है, चाहे स्वीट बॉक्सेस हो, इनविटेशन कार्ड हो, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक, पीवीसी बैनर लेस देन 100 माइक्रॉन, स्टीयरर्स, डेकोरेशन आइसक्रीम स्टिक्स, प्लास्टिक बैग, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर लगाया गया है। वहीं पे मिनरल वाटर बॉटल और प्लास्टिक बॉटल्स, एयरेटेड ड्रिंक्स की जो है उन पे बैन नहीं लगाया गया है। तो बड़ा सवाल ये होता है कि जब आपने मेजर जो पोल्यूशन करता है उसके ऊपर तो बैन लगाया नहीं, तो ये पहली चीज़ यहाँ पे इशू ऑथर ने बताया। दूसरा नुकसान जो है, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 88,000 यूनिट्स जो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की वो बंद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस बैन। बहुत सारे लोग जो अभी जॉब्स में है, मिलियंस ऑफ पीपल विल लूज देयर जॉब, एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा घटेगा, एंड ये सारे जो नुकसान है इकोनॉमिक आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ फॉल आउट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मतलब क्रिटिकल एनालिसिस जब कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन पे पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है, द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 23 जून को यूके ने 4th समिट होस्ट किया था फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी इन लंदन। याद रखिएगा 4th समिट फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, याद रखिएगा स्पेस सस्टेनेबिलिटी का 4th समिट कहाँ पे हुआ, लंदन में हुआ। अब यहाँ पे स्पेस सस्टेनेबिलिटी क्या है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी मतलब स्पेस का जो एरिया है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसका भी आउटर स्पेस का भी सस्टेनेबल प्लान बनाया जाएगा, है ना। तो इन्होंने प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी, स्पेस सस्टेनेबिलिटी अनाउंस किया था। 4th स्पेस सस्टेनेबिलिटी का समिट कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। अब देखो क्या होता है स्पेस सस्टेनेबिलिटी मतलब, तो क्या होता है, अर्थ जैसा है,
सपोज करो अर्थ है, अर्थ का एक ऑर्बिट होगा। अब यहाँ पे सैटेलाइट्स रहती हैं, सपोज करो सैटेलाइट रहती हैं। अब इन सैटेलाइट्स को प्रॉपर स्पेस एलोकेटेड रहते हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स को स्पेस पहले एलोकेट करवाना पड़ता है, उसके बाद ये ऊपर जाती है ना। तो कमर्शियल, अब आथर का ये कहना है कि देखो आजकल के ज़माने में सैटेलाइट भेजना बहुत आसान हो गया है, कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगती, दूसरी कंट्रीज़ को आप आउटसोर्स कर लो, उनको पैसा दे दो, वो आपकी सैटेलाइट ले जाएंगे, है ना। तो सैटेलाइट्स में पैसा लगना नहीं है, जब सैटेलाइट में पैसा नहीं लगना है तो हर कंट्री स्पेस रेस में आ गई है। ऐसे में जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है और सैटेलाइट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। देखो सैटेलाइट से जब नंबर बढ़ेंगे तो स्पेस जो डेब्री है, स्पेस का जो डेब्री है वो भी बढ़ेगा, स्पेस डेब्री बढ़ता है, ठीक है ना। और आपने केस्लर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, केस्लर सिंड्रोम का नाम सुना है आप लोगों ने। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो ये आपका ऑर्बिट है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, दूसरी सैटेलाइट है, तीसरी है। एक सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम होगी, सपोज करो इससे टकरा गई, तो एक कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, एक दूसरे से टकराती जाती है और बिल्कुल सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसको केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं। तो स्पेस डेब्री के बढ़ने से सारे नुकसान है, ठीक है ना। और एक कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, ठीक है ना। तो उसने 2019 में 21 वॉल्यूंटरी नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस दिए थे जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी स्पेस एक्टिविटीज में मेंटेन करेगी। तो याद रखिए कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस नाम की कमेटी है, 2019 में उसने नॉन बाइंडिंग कुछ टारगेट्स दिए थे जो कि आपके कहना चाहिए कि स्पेस के यूज को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ऑर्बिटल क्राउडिंग की, ऑर्बिटल क्राउडिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल क्राउडिंग, द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्बिटल क्राउडिंग इसको बोलते हैं। केस्लर सिंड्रोम लिख लेना, ये सब टेक्निकल टर्म्स तो जरूर यूज करना, ठीक है ना। अब यूके ने जो प्लान बनाया है सस्टेनेबिलिटी का, उसमें 4 चीजें, 4 एलिमेंट हैं। पहला, टू रिव्यू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ यूकेस ऑर्बिटल एक्टिविटी, टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक G7 एंड UN, और इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना। टू ट्राई एंड डेवलप सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स, तो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने जाके ताकि जो आउटर स्पेस में एक्टिविटीज है वो सस्टेनेबल हो सकें। और कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग, $6.1 मिलियन की फंडिंग देना फॉर एक्टिव डेब्री रिमूवल, तो जो अभी जो प्रेजेंट में डेब्री है उसको रिमूव करने का, ठीक है ना। इसके अलावा यूके ने यह भी कंफर्म किया है इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल स्पेस सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम, तो नेशनल स्पेस सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब एक आपको बड़ी चीज बता दूं मैं कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जैसे कि इंडिया के इसरो ने नेत्र प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट नेत्रा, टू मॉनिटर द स्पेस डेब्री। नेत्रा प्रोजेक्ट याद रखिएगा, लिख लो इस चीज को, नेत्र प्रोजेक्ट इसरो का प्रोजेक्ट है, टू मॉनिटर द स्पेस डेब्री। डोमेस्टिक सर्वेलेंस सिस्टम लिया जाएगा इसमें, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाएगी डेब्री से रिलेटेड की, इंडिया से रिलेटेड कितना क्या कुछ है कि नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया एंड यूएस साइंड अ न्यू पैक्ट फॉर मॉनिटरिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स एट 2+2 डायलॉग, तो इंडिया और यूएस ने मिलकर के एक 2+2 डायलॉग में भी एक नया पैक्ट साइन किया है फॉर मॉनिटरिंग द स्पेस ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा कंट्रोल्ड एंटी सैटेलाइट वेपन जो टेस्ट किया गया था, ASAT जिसको बोलते हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन, उसको टेस्ट किया गया था फॉर रिस्क ऑफ कोलिजन मस्ट बी कलेक्टिवली एड्रेस्ड, है ना। तो जो कंट्रोल्ड एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्टिंग है एंड रिस्क ऑफ कोलिजन मस्ट बी कलेक्टिवली एड्रेस्ड, ये सारी चीजें हैं। देन एक ऑर्बिटर इन सर्विसिंग, याद रखिए इन ऑर्बिट सर्विसिंग जो है, इन ऑर्बिट सर्विसिंग प्रोवाइड करने के लिए इसरो ने एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है जिसको स्पेडेक्स बोलते हैं, स्पेडेक्स याद रखिएगा। ये इन ऑर्बिट सर्विसिंग मतलब सर्विसिंग, इन ऑर्बिट सर्विसिंग, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, वैसे सैटेलाइट की सर्विसिंग के लिए इन ऑर्बिट सर्विसिंग स्पेडेक्स, ये इसरो का ही है। एक डॉकिंग सैटेलाइट ऑन एन एग्जिस्टिंग सैटेलाइट में जाकर के डॉक करना, उसमें रिफ्यूल करना या कोई अलग सर्विस अगर आपको देनी है स्पेडेक्स के थ्रू, ये भी इसरो ने ट्राई किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप आप इनको याद रखेंगे, आप इनको याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। सॉइल सैंपल्स फ्रॉम तमिलनाडु सेंट फॉर प्रोजेक्ट एट न्यू पार्लियामेंट साइट, तो जो न्यू पार्लियामेंट साइट है वहां पे सॉइल सैंपल्स गए हैं तमिलनाडु के। अब देखो यहाँ पे जो 5 नाम दिए गए हैं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम लिटरेचर में जब आप संगम लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहां पे 5 तरीके के लैंड यूजेस मेंशन्ड है। जब संगम लिटरेचर को आप पढ़ेंगे तो 5 तरीके के लैंड यूजेस मेंशन्ड है, उन्हीं 5 तरीकों की सॉइल ली गई है, वो लैंड यूजेस है। ये लिख लो, बिल्कुल लिख लो, ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, इस बार लिख लेना। लास्ट ईयर भी ये आ सकता था, वैसे मैंने इसको नोट किया था लास्ट ईयर के लिए भी, लेकिन ये इस साल देखो पूछेगा ही पूछेगा। तो कुरिंजी, मुल्लई, मारुथम, नीथल और पालई, ये 5 तरीके के लैंड यूसेज हैं जो कि तमिल संगम लिटरेचर में मेंशन्ड भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरिंजी, मुल्लई, मारुथम, नीथल एंड पालई।
इनफैक्ट जब आप चोला स्टार्टिंग के चोला आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये लैंड यूसेज आपको मिलेगा। तो जो कुरिंजी होता है, कुरिंजी तिनाई, ये माउंटेन्स का लैंड होता है, माउंटेन स्लोप्स वहां का लैंड होता है। लिख लो इसको, कुरिंजी कहाँ का है, बस यही क्वेश्चन आएगा इसमें, और दूसरा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि कौन सा मैच करने का पूछ लेगा, या फिर कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, कितने पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड है, केवल लेकिन नाम यही रहेंगे। कुरिंजी याद रखेगा माउंटेन्स एंड स्लोप्स, मुल्लई याद रखेगा फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। कुरिंजी क्या है, माउंटेन स्लोप, मुल्लई क्या है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तीसरा है मारुथम या मारुदम, मारुदम प्लेन वैली एग्रीकल्चरल लैंड है। नीथल कोस्टल या सीशोर है, कोस्टल और सीशोर है। और पालई यानी कि पास्ड वेस्ट लैंड और डेजर्ट, पालई आपका डेजर्ट वाला रीजन है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये 5 तरीके के लैंड है जो मैंने बताया, इनको लिख लो। नहीं सुना दोबारा बैक करो 10 सेकंड 20 सेकंड, वहां दोबारा सुनो, याद रखना। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु में पहला एग्रीकल्चरल बजट प्रेजेंट किया गया था 2021-22 में। उसने ये भी अनाउंस किया कि चेन्नई में एक एग्रीकल्चरल म्यूजियम एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टू गिव मिनरल्स टू इंडियन ईवी मेकर्स। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, एक है लिथियम, दूसरा है कोबाल्ट। और ऑस्ट्रेलिया विल सप्लाई दीज 2 मिनरल्स टू इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। आई होप यू enjoyed this type of news analysis, आपको अच्छा लगा होगा। बाकी यहाँ पे न्यूज़ आइटम्स ऐसे नहीं जो हम डिस्कस करें। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।